मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु? समस्या समाधान का, सृजनात्मकता का, अनुप्रयोग का, समाज का। तो इसका आंसर जाता है समस्या समाधान का। अधिगम के सिद्धांत कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से। कोहलर जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। मैकडूगल के अनुसार क्या मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है? तो 10, 12, 14, 15। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। तो इसमें मूल प्रवृत्ति क्या क्या है वो देखते हैं, एक नज़र में देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, मूल प्रवृत्तियों में आएगा पलायन, युयुत्सा, निर्वृत्ति, जिज्ञासा, पुत्र कामना, शरणागत, काम प्रवृत्ति, दीनता, आत्मगौरव, सामूहिकता, भोजनावेशण, संग्रहण, रचना और हास्य। ये जो है मैकडूगल के अनुसार का मूल प्रवृत्ति की संख्या 14 है। ठीक है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? बीएन झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्ड का। तो ये कथन किसका है? स्किनर का है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो इसका आंसर जाएगा व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1950, 1900। इसका आंसर है 1900। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 माना जाता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे कैसे होते नहीं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। तो इसका आंसर जाएगा प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं, अर्थात प्रत्येक बच्चे का अपना कुछ न कुछ खासियत जरूर होता है, उसमें कुछ न कुछ विशिष्ट गुण जरूर पाया जाता है। ये बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? उपनयन संस्कार मतलब समझते हो? उपनयन संस्कार का मतलब ये है कि कोई निम्न व्यक्ति है, अगर उसके पास ज्ञान अच्छा है तो उसके उच्च वर्ग में उसको शामिल किया जाता है। ये क्या है? उपनयन संस्कार कहलाता है। तो देखते हैं किस काल में होता था? वैदिक काल में, मुगल काल में, बौद्ध काल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जाता है वैदिक काल में। परिवार साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो ये इसका आंसर जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का। औपचारिक रूप से हम शिक्षा कहाँ विद्यालय में ग्रहण करते हैं, लेकिन अनौपचारिक रूप से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो अपने परिवार में करते हैं। तो परिवार साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। मानव विकास का कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है। मानव विकास जो है एक विशेष सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन इनमें से कौन सा मानव विकास के सिद्धांत पर से आधारित नहीं है, ये देखते हैं। अनुक्रमणिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। देखिए, अनुक्रमणिकता सामान्य से विशिष्ट और प्रतिवर्ती मतलब रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब विकास जो है वो मानव का विकास नहीं कहलाएगा अगर वो विपरीत दिशा में होता है। रिवर्सिबल मतलब विपरीत होता है तो वह विकास नहीं कहलाएगा, अर्थात इसका आंसर जा रहा है प्रतिवर्ती। आंसर क्लिक करने सीखना है आपको, कैसे सीखना है? तो विकास है भाई, विकास है तो विपरीत दिशा में हो नहीं सकता। ऐसे आपको वहाँ का शब्द सिलेक्शन, शब्द के अर्थ को समझकर आपको आंसर कैसे निकालना है ये भी समझना है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में यह जो प्रयास है या इस क्षेत्र का उद्देश्य खालिस्तान से संबंधित है या किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? शिक्षा समाजशास्त्र से, सामाजिक दर्शन से, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान से। तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक दर्शन और मीडिया मनोविज्ञान तो पूर्णतः साइड हो गया। अब शिक्षा समाजशास्त्र और शिक्षा मनोविज्ञान, जहाँ तक दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है तो सहसंबंधित है। अब देखते हैं इसमें से आंसर क्या जाता है। तो शिक्षा समाजशास्त्र और शिक्षा मनोविज्ञान में इसका आंसर जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का पूर्णतः परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह स्वामी विवेकानंद, स्किनर,
पेस्टोलॉजिस्ट या रविंद्रनाथ टैगोर। तो यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि शिक्षा जो है वो यह है कि वो व्यक्तित्व के अंतर्निहित जो क्षमता है, उसके अंदर में जो भी उसका जो अंदर में अंतर्निहित मतलब समझते हैं, उसके अंदर में जो क्षमता है उसका विकास अगर वो करता है, वो क्षमता कुछ भी हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो सकता है, अध्यात्मक क्षेत्र में हो सकता है, कोई भी क्षेत्र में हो सकता है, उसको इसने शिक्षा माना है। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। देखिए, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है, दृश्य लिखा हुआ है, यह दृढ़ है। तो वो देखते हैं, शिक्षा विवेचनात्मक शिक्षा का दृढ़ विश्वास किस चीज़ में है? एक शिक्षक को हमेशा कक्षा में अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, ये भी सही है। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए, ये जहाँ तक गलत है। बच्चे स्कूल के व्यवहार बाहर क्या सीखते हैं, यह प्रासंगिक है, ये भी सही है। और शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी सही है। अब इसमें आपको क्या है, इसमें विवेचनात्मक शिक्षा का जो दृश्य है उसको आपको, उसका विश्वास जो है उसको पकड़ना है। कहने के लिए सभी कथन सही है, लेकिन इसका आंसर डी जाएगा। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। देख, अनुभव तो समझ गए, लेकिन प्रत्यक्षण का मतलब समझिए, जो बीएड करने वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रत्यक्षण शब्द का अर्थ समझना जानना बहुत जरूरी है। प्रत्यक्षण अर्थात होता है परसेप्शन। परसेप्शन अर्थात क्या है, जो हम धारणा बना के रखते हैं ना, वही प्रत्यक्षण कहलाता है। तो इसका आंसर जा रहा है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं विवेचनात्मक शिक्षा में, ऐसा उनका विश्वास है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ये हो नहीं सकता। विकास सर नहीं है ये। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होते हैं। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होते हैं, ये भी सही है। शिक्षार्थियों एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये सही नहीं है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इसका दो ऑप्शन सही लग रहा है, दो ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है। तो विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होते हैं। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होते हैं, ये भी सही है, लेकिन 100% नहीं कह सकते, क्योंकि विकास जो है सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है और नहीं भी होता है, दोनों हो सकता है। इसलिए ब भी ऑप्शन साइड हो, ब ऑप्शन को भी नहीं लगाएंगे। अब बच गया लास्ट में द, तो द 100% सही है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। मानव विकास खाली स्थान है, तो मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक, अमापनी और ब दोनों। देखिए, अब इसमें आंसर हम कैसे लगाएंगे? कुछ सीमा तक अमापनी, ऐसा तो हो नहीं सकता, विकास को हम 100% माप सकते हैं, ऑप्शन साइड हो गया। अब गुणात्मक और मात्रात्मक तो देखते हैं। तो मानव विकास जो है वो गुणात्मक भी हो सकता है और मात्रात्मक भी हो सकता है। गुणात्मक में आपको पता है कि व्यवहार अच्छा हो गया, उसका चाल चरित्र अच्छा है बोलते हैं, और उसका सोच अच्छा है, ये क्या हो गया, ये सब उसके गुणात्मक में आ गया। लेकिन उसको मात्रात्मक रूप से कैसे माप सकते हैं? मात्रात्मक रूप से हम उसको माप सकते हैं कि उसने आज 10 क्वेश्चन तैयार कर लिया, 20 क्वेश्चन तैयार कर लिए, उसका मात्रात्मक हो गया। तो इसका आंसर जाएगा अ और ब दोनों। बच्चे को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को खाली स्थान की आवश्यकता होती है। अन्य बच्चों के साथ तुलना करने के नहीं, बिल्कुल बच्चे का तुलना कभी नहीं करना चाहिए। बच्चे को प्रेरित करने के, ये हो सकता है। बच्चे को डांटना चाहिए, लेकिन डांटना उसके विकास के लिए ज़रूरी नहीं है। बच्चे को नियंत्रित रखना भी विकास के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा, बच्चे को हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए। एक प्रभावी कक्षा में क्या होना चाहिए? तो बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं, क्योंकि क्या है, शिक्षक उनकी प्रत्यय स्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेते रहते हैं। एक प्रभावी कक्षा में ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यय स्मरण मतलब याददाश्त के ऊपर ही उनका 100% उनका नॉलेज आधारित हो, यह जरूरी नहीं है। ब ऑप्शन है। बच्चे शिक्षा से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं। एक प्रभावी कक्षा में ये भी नहीं हो सकता। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और उन्हें
जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं, ये भी नहीं हो सकता। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, ये 100% सही है। तो ये आपको ये ही सीखना है कि आंसर कैसे, वहाँ पर सोचने का तरीका देखना है, आंसर कैसे क्लिक करना है। ज्ञान के एक बड़े संबंध भाग को प्रस्तुत करना। ज्ञान के एक बड़े संबंध भाग को प्रस्तुत करना मतलब क्या होता है? शिक्षक को कार्य को कठिन और शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। ज्ञान के एक बड़े संबंध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यय स्मरण को आसान बनाएगा। अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। तो इसका आंसर जाएगा शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। मनोविज्ञानी सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परिचय किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का अभी व एक प्रकार के व्यवहार को संयोजे हैं। यह कथन टीचर का, वुंड का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का। तो यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, यह कहलाएगा सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति, संभाव्यता। तो इसका आंसर जाएगा सांख्यिकी। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बाह्य दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। तो इसका आंसर है अंतर्दर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु देख, शिक्षार्थी में अधिगम अनुभव पर, शिक्षा एवं अधिगम प्रक्रिया पर, अधिगम परिस्थितियां एवं सही विकल्प सही हैं। तो इसका आंसर है, इसका सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि शिक्षा एवं अधिगम अनुभव, शिक्षा एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां, ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान के विषय वस्तु हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर, विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, याद रखना, न तो शिक्षक केंद्रित पर, न तो पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर, न ही विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। ये सिर्फ और सिर्फ छात्र को प्राथमिकता देता है, तो इसलिए छात्र केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल देता है शिक्षा मनोविज्ञान। रचनावादी उपागम बताता है कि खाली स्थान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंध, दंड, यंत्रवत याद करना। विद्यार्थी रचनावादी उपागम के लिए, रचनावादी उपागम अर्थात क्या है? इसे क्रिएटिविटी कहते हैं, जो कुछ नया सोच रखता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है वो देखते हैं। यंत्रवत याद करना, रट्टम रट्टम आना, ये जरूरी नहीं है। दंड देना भी जरूरी नहीं है, दंड देने से कोई रचनावादी नहीं बन सकता। अनुबंध जो है, अनुबंध कहीं न कहीं अनुशासन से संबंधित है ये, तो वो भी अत्यंत आवश्यक नहीं है रचनावादी होने के लिए। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ये जरूरी है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान के आधार पर वह नया कुछ अपना रचना कर सकता है। तो इसका आंसर जाएगा विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। ये रचनावादी उपागम है ना। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सीटेट का क्वेश्चन है। जहाँ तक मेरा सब क्वेश्चन सीटेट और सीजीटेट से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना और इस क्वेश्चन आंसर को देखना ज़रूर। इसको मनोविज्ञान शाला ये इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है देखना है ना यहाँ पर। बहुआयामी परिप्रेक्ष्य या परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहन, सामूहिक सहयोगिता, ये भी सही है। वेधन एवं दोहराव और प्रयोगात्मक। वेधन एवं दोहराव देख, हमेशा जो रट्टा मारने वाला जो प्रवृत्ति है ना, उसका वो निगेटिव थॉट में आता है वो, इसलिए यह उपयुक्त नहीं है। रचनावादी क्लास अगर किसी व्यक्ति को सृजनशील बनना है, क्रिएटिविटी बनना है, तो उसके लिए दोहराना या रट्टा मारना जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा वेधन एवं दोहराव उपयुक्त नहीं है।